Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the last topic. बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे लास्ट बोलने में, बिकॉज इंडियन पॉलिटी को आज हम ख़त्म कर ही देंगे. ठीक है, इसका मतलब एक और पार्ट आएगा तो कोई बात नहीं, आज ही ख़त्म हो जाएगा ये. लक्ष्मीकांत के बुक पे ये मैंने बेस्ड पूरी सीरीज बनाई है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. एंड बिलीव मी, ये जो क्लासेस मैंने तैयार की हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमी की भी मेरी सीरीज है और इंडियन पॉलिटी भी मैंने कवर कर दिया. दो बड़े किताब को मैंने, दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को स्टैंडर्ड बुक से मैंने कवर कर दिया. यहाँ पे रमेश सिंह का रेफरेंस लिया, यहाँ पे लक्ष्मीकांत का. तो ओवरऑल ये मैं समझता हूँ कि मतलब जितने लोगों तक पहुँचे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो आप जब इसको देखते हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कोई भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर करो इसको. अगर वर्बली बता सकते तो लोगों को बताओ, बिकॉज मेरे एफर्ट का कोई मतलब नहीं है जब ये लोगों तक पहुँच ना पाए. मुझे नहीं मालूम है कि क्या मैकेनिज्म होता है यूट्यूब का, कैसे वो डिसिमिनेट करता है वीडियोज़ को. और कई सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं बट उनमें एक्चुअली कंटेंट उस टाइप का नहीं रहता है. और कई जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं जैसे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, वो क्लासेस वायरल नहीं हो पाती हैं. और शायद उसके लिए जिम्मेदार जो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि एल्गोरिदम हो सकता है कि ऐसे चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है. बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेशन बिल्डिंग का काम होता है. ये एक कंटेंट जो होता है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, वैसी कंटेंट जो कि फ्री कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, इसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा. अगर किसी जो वायरल ऑलरेडी हो चुकी चैनल्स हैं जो कि बस और बस मोटिव मतलब पैसा कमाने का लेके चलती हैं, तो ऐसा नहीं, इसको भी शेयर करना है. ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना. पीडीएफ मैं आपको नोट के तौर पर जरूर दे दूंगा ताकि आपको नोट मेकिंग का काम आसान हो जाए, नोट बनाना ना पड़े, इसी नोट से आप बार बार रिवाइज कर सको. ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ. पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग. ये टॉपिक का नाम है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था. इसके 50 साल हुए 2000 में. ठीक है, 2000 में 50 साल हुए, तो 50 साल के बाद एक कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन, कि भाई आप बताओ, रिव्यू करो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा परफॉर्म किया है. ठीक है, फिर इसके परफॉर्मेंस को एक्चुअली रिव्यू किया इस कमीशन ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं. इट वॉज सेटअप बाई रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2000. नेशनल कमीशन की बात कर रहा हूँ. इस कमीशन को सेटअप किसने किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में एक रिजोल्यूशन लाके. ये एक 11 मेंबर का कमीशन है जिसको हेड किया है एमएन वेंकट चलैया ने, और इन्होंने रिपोर्ट भी अपनी सबमिट कर दी थी 2002 में. ठीक है, बहुत जल्दी 2 सालों में ही इन्होंने अपना पूरा रिव्यू करके रिपोर्ट सबमिट कर दिया. टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दिया गया था कमीशन को कि भाई आपको क्या क्या करना है. टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब कि टास्क, कमीशन को क्या टास्क दिया गया था कि उनको क्या क्या एग्जामिन करना था. उनको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उसके वर्किंग से रिलेटेड उसको एग्जामिन करना था. एक्सपीरियंस देखना था कि पास्ट 50 ईयर्स का कैसा रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में क्या वो कैपेबल हैं कि आगे भी जो करंट नीड को इफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं. स्मूथ एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया को क्या पूरा कर सकते हैं. एंड इनको बोला गया कि कोई चेंजेस आपको लगता है तो रिकमेंड भी करें, कोई इसमें इशू नहीं है, रिकमेंड करें कोई चेंज चाहते हैं तो, विदाउट इंटरफियरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. जैसे कि फंडामेंटल राइट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशरी हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, 3 ऑर्गन्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको कोई भी हटा नहीं सकता है. तो बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट किए हुए, बिना इंटरफेयर किए हुए कोई अगर रिकमेंडेशन है तो ये नेशनल कमीशन को बोला गया कि भाई ठीक है, आप बता सकते हैं रिकमेंडेशन जो भी हो. एंड द टास्क वाज टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट टू रीराइट इट. कहने का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कर रहे हो तो पूरा उसको बदलने के लिए ही रिकमेंडेशन दे दो, रीराइट नहीं करना है. इट हैज टास्क ओनली टू रिव्यू. बट वैसे सजेशंस भी आने चाहिए, वैसे रिकमेंडेशन किए जा सकते हैं जो कि मतलब रीराइट ना करें. कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बदलाव की जरूरत हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा
मतलब एक बार फिर से लिखना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जो भी ये रिकमेंडेशन देंगी तो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। 11 एरिया को स्टडी करने के लिए इनको टास्क दिया गया था, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है और क्या परफॉर्मेंस रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर को स्टडी करने के लिए बोला गया। पेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज, इसको भी, एंड डेवलपमेंट, देन प्रोमोटिंग लिटरेसी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि बहुत पुराना मुद्दा है, बहुत समय से आपने सुना होगा कि गरीबी हटाओ, ये ऐसा नारा बन गया था जिसपे लोग इलेक्शन जीत जाते थे, लेकिन आज भी गरीब हैं देश में, आज भी 20% के आसपास लोग गरीब हैं, 20 से थोड़े कम है, लेकिन आज भी हैं। यूनियन स्टेट का रिलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है यहाँ पे। एक्चुअली यूनियन का क्या है, दबाव रहता है स्टेट के ऊपर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं बन पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है। एम्पावरमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कहते हैं उनको और भी एम्पावर किया जाए, जैसे कि फाइनेंशियली उनके पास बहुत सारा मैकेनिज्म नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है पीआरआई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने 73वीं संशोधन 72वीं 73वीं 74वीं में मिला है, 73वीं से पीआरआई को मिला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सब कुछ है, लेकिन क्या वो इफिशिएंटली वर्क कर पा रही हैं? तो नहीं, अभी भी बहुत सारे लूप होल्स है उसमें, जैसे कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा लूप होल है। देन इनलार्जमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इफेक्चुअलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एंड इफेक्चुअलाइजेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लीगल कंट्रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, पब्लिक ऑडिट मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, ये सारे मैटर्स 11 एरिया दिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 50 इयर्स ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो इसमें क्या क्या हमें जो ऑब्जर्वेशन आया नेशनल कमीशन का वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल अकॉम्प्लिशमेंट से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल अकॉम्प्लिशमेंट है उसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है हमारी, वो डेमोक्रेटिक बेस को हमने स्टेबलाइज किया है, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में स्टेबलाइज रही है, कहीं भी हमने डेमोक्रेटिक जो इथोस होते हैं, जो नॉर्म्स होती है, उसको वायलेट नहीं किया है, स्टेबलाइज्ड है। 73वां और 74वां संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, 73वां और 74वां अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, वो काफ़ी इफेक्टिव है। उसने कहीं ना कहीं काफ़ी एम्पावर किया लोअर लेवल पे जो लोग थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, खुद से गवर्नेंस नहीं कर पाते थे, जैसे कि गांव घर, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जोड़ दिया गया। अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज का जो कॉन्सेप्ट आया, वो सब एक बहुत ही अच्छा कदम था, अचीवमेंट कह सकते हैं। नॉन सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। देन जनरल इलेक्शंस में रेगुलरिटी देखी गई, रेगुलरली जनरल इलेक्शन हुए, ऐसा नहीं हुआ कि जनरल इलेक्शन ही नहीं कराया, तो ये भी एक अच्छी बात है, पॉलिटिकल अकम्प्लिशमेंट कह सकते हैं इसको। एंड जब भी पावर ट्रांसफर हुआ एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच में, वो काफ़ी ऑर्डरली, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक रहा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमपी एमएलए का जो है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया। पहले क्या था, बिल्कुल अनपढ़ गंवार सब एमपी एमएलए हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में थोड़े पढ़े लिखे भी लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनी पावर मसल पावर ही सब कुछ है, अब जो है थोड़े पढ़े लिखे लोग भी एमपी एमएलए बनते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी को हमने एक्चुअली आजकल के देखोगे तो चाहे हर लेवल पे देखो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखो, तो डिफरेंट स्ट्राटा, इनफैक्ट जो माइनॉरिटी है या फिर जो सो कॉल्ड जो लोअर स्ट्राटा है हमारे सोसाइटी का, वो भी पार्टिसिपेट करता है। हर वर्ग के लोग आज के डेट में पॉलिटिक्स में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैटर है उसमें इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है 50 सालों में। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्शन का बेस है वो काफ़ी एक्सपैंड किया है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन इसमें देखा गया है। एंड बात करें स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखा है हमने, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, आईटी में अच्छा
डेवलपमेंट है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छी बात है। जो इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बीते 50 सालों में 46.2 से बढ़कर 176.8 हो चुका है, एक अच्छी बात है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हमारे इंक्रीज आया है। ये इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ को दिखाता है। वीट प्रोडक्शन में हमने काफ़ी जंप मारा है। जब हम आज़ाद हुए थे 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन होता था 11 मिलियन टन हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में मतलब 2000 का डेटा बोलूँ 2000 में, क्योंकि 50 सालों को हम रिव्यू कर रहे थे, तो 75.6 मिलियन टन, जो कि काफ़ी 7 गुना से ज़्यादा, 7 गुना के आसपास ग्रोथ हमने इसमें दिखाया है। देन राइस प्रोडक्शन उस समय 35 मिलियन टन हुआ करता था, आज के डेट में 89.5, आज के डेट का मतलब 2000 का, ठीक है, 89.5 मिलियन टन आज हो चुका है, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ये भी एक अच्छी कदम है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, सर्विस सेक्टर लेकिन अच्छा ग्रोथ किया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन सर्विस सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया। तो इनमें ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेंशन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक समय 7.9 हुआ करता था। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दिखाता है। ये 1950 में काफ़ी कम हुआ करता था, इसमें देख लो आप 154.7, बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 5.1 बिलियन किलोवाट हुआ करता था, ठीक है। आज की डेट में बिलियन किलोवाट, ठीक है, पर आवर। आज की डेट में 480.7 बिलियन किलोवाट से ज़्यादा हो चुका है, ये भी एक अच्छी बात है। 2000 का डाटा है ये। एनुअल ग्रोथ जो रहा है, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब ऑलरेडी मैंने बताया है आपको इकोनॉमिक्स वाले क्लास में। ओवरऑल ये दिखाता है कि कितना इससे पर कैपिटा इनकम भी निकाला जाता है जीएनपी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इनकम कैलकुलेशन इससे होता है। 6 से 8% के बीच में इसका एनुअल ग्रोथ रहा है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ माना जाता है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अच्छे से हमने कलेक्ट किया, रेवेन्यूज़ हमारा जनरेट हुआ है अच्छा, और काफ़ी हमारा बेस बढ़ा है रेवेन्यू का। नेक्स्ट बात करें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, तो यहाँ सॉरी आई छूट गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो ये इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो $150 मिलियन ही हुआ करता था 1990 में, लेकिन आज के डेट में कंट्रीब्यूशन इसका $4 बिलियन है इकोनॉमी में हमारा। इसका बेस काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। 1999 में 9 सालों में ही इतना ग्रोथ आ गया। एनएनपी, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो मोर देन 2.75 टाइम्स बढ़ा है। तो ये सारे इकोनॉमिक अकॉम्प्लिशमेंट है, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है इकोनॉमिकली हमने, ये हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट्स को अगर देखोगे तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये हाफ हो गया। एक समय ये 145 से 146 हुआ करता था 1950 में। इतने लोग मर जाते थे, पर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 142 बच्चे मर जाते थे, 142-46 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये आधा हो गया है 2000 में डाटा, ठीक है। अब 1000 बच्चों में मात्र 72 ही मरते हैं, अब ये और भी कम हो रहा है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारी जब आज़ाद हुए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो मात्र 32 साल हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये एवरेज 63 साल है, जो कि काफ़ी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है, डबल के आसपास। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल नेटवर्क। हमारे कंट्री में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ये हमारी सोच ही है, ये हमारा संविधान ही है जिसने इस तरफ हमारा कदम काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है, ठीक है। एक्सटेंसिव सिस्टम हमारा है। पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करें, बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा। वो बात अलग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का है बस, वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते, वो चीज़ अलग है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 725 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करते थे, ठीक है, जब हम 1950 में थे, बट आज के डेट में 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं।
प्राइमरी स्कूल हमारे बहुत कम हुआ करते थे उस समय, 2,10,000 के आसपास ही थे। आज के डेट में बात करो तो 5,90,000 के आसपास है। 95% विलेजेस जो हैं आज के डेट में हमारे, उन विलेजेस में विद इन 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल है, जो कि एक अच्छा कदम है, एक बहुत बड़ा एकम्प्लिशमेंट मान सकते हो आप इसको। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल फेलियर्स भी हुए हैं हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो बहुत सारे पॉलिटिकल फेलियर्स भी हुए हैं, जैसे कि इनएप्टनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि क्रिमिनल लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। नेता अगर नाम सुनते हो आप तो आपके दिमाग में आता है कि भाई ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। बहुत सारे लोग हैं, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। एंड मनी एंड मसल पावर हमेशा पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल प्रोसेस में चलता रहता है, जो कि आप इसको ओवरऑल देख सकते हो पॉलिटिकल फेलियर्स के अंतर्गत। देन एंटी सोशल एलिमेंट भी बहुत सारे रहे हैं पॉलिटिकल फेलियर्स में। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स भी हमारे पॉलिटिकल या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब एक फेलियर है। नेक्स्ट है प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एंड कैप्चर्ड बाय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या है? लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेजिस्लेचर की स्पेसिफिकली बात करूं तो क्या यहाँ पे प्लूरलिज्म है? हर तरीके के लोग यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करते हैं? क्या महिलाओं की संख्या इतनी है? 50% के आसपास है। छोड़ो 50%, 33% भी है? नहीं है। तो प्लूरलिज्म है? नहीं है, ठीक है। डाइवर्सिटी है तो कई सारे लोग जो है छूट जाते हैं इसमें। डाइवर्सिटी भी हमारे जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, वो भी कम ही दिखता है। तो जो प्लूरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है कंट्री की, वो रिफ्लेक्टेड नहीं है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में स्पेशली। नेक्स्ट, देयर इज नो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। उनके फंड रेजिंग से रिलेटेड, ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी भी बहुत पुअर है। कहने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टियां बहुत इम्पोर्टेंट एक मैकेनिज्म कह सकते हो, जिससे कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें काफ़ी कैसा परफॉर्म करेगी, डेमोक्रेसी क्या हमारा अच्छा होगा बुरा होगा, वो पॉलिटिकल पार्टियों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही रहता है पॉलिटिकल, आपको चुनना ही है, नेता तो चुनना ही है, ठीक है। तो अगर वो काफ़ी लेजिटिमेट वे में काम करें, उनका फंड रेजिंग क्लियर हो, उनके फंड रेजिंग में ऑडिट हो, अकाउंट हो, ठीक है, तो सही रहता है। वरना अगर खुद ही पॉलिटिकल पार्टियां ही गंद मचा के रखें तो आपको क्या किस तरीके का गवर्नेंस मिलेगा, वो आप सोच सकते हो। तो कोई एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इनको कैटर करने के लिए, इन पे नकेल लगाने के लिए। वो थोड़ा सा फेल दिखता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है कॉमन नेशनल पर्पस पे। कॉमन नेशनल पर्पस क्या होता है? कॉमन नेशनल पर्पस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या आप नेशन के बारे में सोचते हो? क्या आप नेशन के जो टारगेट्स हैं उसके बारे में सोचते हो? क्या पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं? तो इस पे जो है इनका जो है कहीं ना कहीं व्यूज जो है अलग अलग मिलता है, डिवाइडेड है ये कॉमन नेशनल पर्पस पे। ये पर्सनल गेन के चक्कर में रहती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, चाहती है कैसे भी सत्ता में आ जाए, बाकी कॉमन नेशनल पर्पस जो है वो भाड़ में जाए, ठीक है। जो कि एक मतलब ड्रॉबैक है, ये 50 साल का ऑब्जर्वेशन है हमारा, ड्रॉबैक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है, द नोबल आइडियल ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैन, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, वो आज भी अनरियलाइज्ड है। क्योंकि आज भी आप देख सकते हो, आज भी आप देखते हो हिंदू मुस्लिम लड़ाई चलते रहती है, कास्ट के नाम पे लड़ाई होती है, लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो फ्रेटर्निटी क्या हमारे अंदर है? क्या हमने जो प्रियम्बल में जो लिखा है कि फ्रेटर्निटी हमारा एथो है, ठीक है, फ्रेटर्निटी हम बना के रखेंगे, क्या हमने उसे अचीव किया है? तो वो कहीं ना कहीं कम दिखता है, अनरियलाइज दिखता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है सरकार में, ठीक है। लीडरशिप में भी क्राइसिस दिखता है, लीडरशिप भी हमारा बहुत इमेच्योर दिखता है कई बार।
कई बार बहुत अच्छे लीडर मिलते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी है जहाँ पे लीडरशिप फेलियर देखा जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फेलियर्स की बात कर ले अब हम। ठीक है, इकोनॉमिक अचीवमेंट की तो की थी हमने बात, लेकिन इकोनॉमिक फेलियर की भी बात करना जरूरी है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, अच्छा बुरा, प्रॉस कॉन। ठीक है, तो प्रॉस हमने देख लिया था, अब हम कॉन्स देख रहे हैं। इकोनॉमिक फेलियर की बात करूं तो जो रिव्यू आया उससे पाया गया है कि जो रिचेस्ट हैं, टॉप में जो लोग हैं, रिचेस्ट जो लोग हैं, कुछ ही चंद हैं ये, मतलब परसेंटेज का देखोगे तो पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है, 1%, 5%। ठीक है, तो 1 से 5% जो हमारे रिचेस्ट लोग हैं उनके पास 85% के आसपास हमारे कंट्री का टोटल इनकम जाता है, बचा 15% बाकियों में बढ़ जाता है। पुअरेस्ट जो क्वांटाइल है, जो सबसे नीचे का वर्ग है, उसको 1.5% ही मिलता है कंट्रीज के टोटल इनकम का। तो कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमारा इनकम जो है कंट्री का वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। 260 मिलियन लोग आज भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे देश में गरीब लोग हैं। 260 मिलियन मतलब इस पर एक और जीरो लगा दो तो इतना लाख कह सकते हो। मतलब कि आपके हमारे देश में आज भी 26 करोड़ के आसपास लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। 26 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है ये। इसमें तो कई कई मतलब बड़े बड़े कंट्री आ सकते हैं। 26 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे। नेक्स्ट, सोशल फेलियर्स भी हमारे कंट्री में बहुत हैं, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट हमारी आज भी बहुत हाई है। ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? जब भी कोई महिला बर्थ देती है, बच्चा जन्म होता है, तो उसके मरने का जो रेट है, महिलाएं मर भी जाती हैं। बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। पहले 9 महीने तक कोख में पालना, उसके बाद भी बच्चा अच्छे से हो जाए, माता और बच्चा दोनों सही सलामत रहे, वो भी कई बार नहीं हो पाता है। तो महिलाएं काफ़ी फेटल भी हो जाती हैं, कई बार डेथ भी हो जाता है। तो वो जो डेथ है पर 1 लाख में 407 है हमारी कंट्री में। 1 लाख महिलाएं बच्चे जन्म देती हैं तो उसमें 407 मर जाती हैं। ठीक है, ये भी एक चिंताजनक बात है। 53% जो चिल्ड्रेन हैं हमारे, ऑलमोस्ट 60 मिलियन कह सकते हो, जो अंडर 5 है वो माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड का मतलब कि उनका न्यूट्रिशन जो है पुअर है। उनको जो डाइट मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, नहीं मिलता। ये भी एक चिंता की बात है। लो बर्थ वेट देखा जाता है बेबीज में। यूजुअली जो आइडियल वेट होना चाहिए वो 2.5 kg से ऊपर होना चाहिए। 2.5 से 4 kg तक के बच्चे काफ़ी फिट माने जाते हैं, अच्छा बर्थ वेट माना जाता है। 2.5 से नीचे कम माना जाता है। ठीक है, तो लो बर्थ वेट कई बार देखा जाता है बच्चों में, 2.2 भी हो जाते हैं कई बच्चे। ये एक बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली जो लो वेट जो बच्चे पैदा होते हैं उनके आगे चल के रिस्क ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, 33% जो है लो बर्थ वेट देखा जाता है बॉर्न के समय। जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 33% लो बर्थ वेट LBW में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया था अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में। ये एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसमें हेल्थ फॉर ऑल की बात की गई थी बाय द ईयर 2000। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था ये, लेकिन आज भी हमारे देश में हेल्थ फॉर ऑल वाला जो पॉलिसी है हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं। अगर एक और डाटा की बात करें तो ओनली 42% ऐसे बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप 12 से 23 मंथ के बीच में हो और वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड होते हैं। ओनली 42%, मतलब कि अभी भी बहुत बड़ा परसेंटेज, 58% बच्चे जिनका 12 से 23 मंथ का एज होता है, इस बीच में फुल्ली इम्यूनाइज्ड नहीं होते हैं। जो भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसको फॉलो ही नहीं किया जाता है। स्पेशली बिहार वगैरह में बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ही परसेंटेज कम है। आगे बढ़ते हैं।
पर कैपिटा डेली कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स की बात करें तो ये भी एक चिंताजनक बात है, वो थोड़ा सा ही इंक्रीज आया है, ज़्यादा आना चाहिए था। 400 ग्राम हम पहले कंज्यूम किया करते थे 1950 में, आज के डेट में 440 ग्राम ही एक बंदा कंज्यूम करता है। पर कैपिटा पल्स जो कि प्रोटीन इंटेक को दिखलाता है वो इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है। सीरियल में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन पर कैपिटा पल्सेस में जो कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो डिक्रीज ही हुआ है। तो यार जब खाने पीने की चीज़ों में ही डिक्रीज दिखे तो बंदा फिट कैसे रहेगा, ये एक चिंताजनक बात है। आगे बढ़ते हैं। There are 270 million scheduled caste and scheduled tribes where the welfare and uplift have not been implemented properly. 270 मिलियन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे कंट्री में। उनका जो एक्चुअल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट की बात करें, जो होना चाहिए था, जो अभी तक हो जाना चाहिए था 50 साल में, वो नहीं हो पाया। इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट, 380 मिलियन चिल्ड्रन अभी भी वैसे हैं जो कि जिनका एज 14 से कम है, और 100 मिलियन 380 मिलियन में से 100 मिलियन है दलित चिल्ड्रन। इनके भी अपलिफ्टमेंट का अच्छा प्रोग्राम हमारी कंट्री में नहीं रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं रहा है। यूपी की बात करें तो कंपैरेटिव वे में यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जबकि साउथ स्टेट्स जो केरल वेरल है थोड़ा ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात कर लो। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हुए हैं इन 50 सालों में, जैसे करप्शन हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन, चपरासी भी करप्ट है, हर जगह करप्शन है। इनसेंसिटिविटी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जाते हो रिक्वायरमेंट पुट करते हो तो वो आपको भगा देते हैं, इनसेंसिटिव रहते हैं, जल्दी आपके रिक्वायरमेंट को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। आपका जो कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इनएफिशिएंट भी है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, बीते 50 सालों में ये ऑब्जर्वेशन हमारा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा रहा है। एक्स्ट्रा लीगल सिस्टम लोगों ने अपनाया है। क्यों? क्योंकि लीगल जो प्रोसेस है वो भी फेल हो जाता है कई बार। नॉन अकाउंटेबिलिटी भी रही है इन अधिकारियों की। करप्शन की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट जो है लोगों का वो सफ़र किया है। लोगों का देश से विश्वास उठा है, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है अवेलेबल है, जो कि आर्टिकल 311 में, उसे भी एक्चुअली लीगली एक्सप्लॉइट किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ब्यूरोक्रेसी के लिए है, सर्विसेज के लिए, अंडर आर्टिकल 311 उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसको गलत तरीके से यूज़ किया गया। अब मुझे कमेंट में बताना 311 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कुछ सिक्योरिटी दी गई है, वो मुझे थोड़ा बताना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आपको याद होने चाहिए सारी चीज़। नेक्स्ट है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात करें तो इसमें भी फेलियर्स बहुत सारे रहे हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज देखी गई हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, स्पेशली अगर बात करें वुमेन्स को लेके तो वुमेन्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है। हर जगह बराबर नहीं है। केरल की महिलाएं ज़्यादा समय तक जीती हैं, जबकि नॉर्दर्न स्टेट की महिलाएं कम समय तक जीती हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। देन देयर आर ओनली 933 वुमेन फॉर एवरी 1000 मेन, जो कि एक चिंताजनक बात है। इसको एक मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कम है महिलाएं? क्यों 67 महिलाएं क्यों कम है पर 1000? ये तो एक जेंडर जस्टिस नहीं हुआ है, इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। भ्रूण हत्या वगैरह भी होता है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा। देन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज इन जस्ट 4.9%। जो महिलाओं का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सर्विसेज में वो मात्र और मात्र 4.9%। देख लो कितना कम है। हर 100 में से मात्र 5 ही महिलाएं पब्लिक सर्विस में नौकरी करती हैं।
ये बहुत ही चिंताजनक बात है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर वुमेन की बात करो तो वो भी बहुत लो है। एक डेटा है जजेस से रिलेटेड जो कि चिंताजनक है। 1995 से 2000 के बीच में मात्र 503 जो जजेस रहे हाई कोर्ट के, उसमें ओनली 15 महिलाएं थी। अब देख लो कितना कम, परसेंटेज निकालोगे तो पता चलेगा 3% के आसपास निकलता है। बहुत चिंताजनक बात। नेक्स्ट, जुडिशियल सिस्टम के भी फेलियर्स कुछ रहे हैं, जैसे कि इट हैज नॉट बीन एबल टू मीट इवन द मोडेस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। डिलेज हुए हैं, केसेस आपने किया, जुडिशरी गए, आपके केसेस पेंडिंग रहे, डिले हुआ, कॉस्ट भी आपको बहुत सारा पे करना पड़ा। ये सब फ्रस्ट्रेटिंग मुद्दे हैं। इसके वजह से लोगों ने रिकोर्स किया है एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स के ऊपर। उनका विश्वास ही नहीं है कि जुडिशरी में जाएंगे तो उनको न्याय मिल जाएगा, तो उन्होंने एक्स्ट्रा लीगल मेथड अपनाए हैं। एक्स्ट्रा लीगल मेथड अच्छा नहीं होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बताऊं एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स अपनाने की, तो करप्शन एक्स्ट्रा लीगल मेथड में आता है। आपसी में ही लड़ाई करके सुलझाने की कोशिश कर देते हैं मुद्दों को, जुडिशरी को जाने की कोशिश ही नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि किसी का जमीन फंस गया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सिंपल वो सोचता है कि किस लिए यार कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिले है, वहाँ पे पैसा लगता है, वकील पैसा खाएगा आपसे, तो एक्स्ट्रा लीगल मेथड ढूंढता है। वो क्या करेगा, यार थोड़े पैसे दे दो, बस मामला सुलझा लो। तो ये क्या सही चीज़ है? सही चीज़ नहीं, गलत चीज़ है। एनीवे, ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसमें बाकी रिलेटेड भी मैटर्स कुछ और हैं, वो सारे लेके आऊँगा और बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।